हेलो स्टूडेंट्स, द वीडियो सेकंड ऑफ द चैप्टर क्लास 9 लेट अस नाउ। अगर हम देखें अनदर पार्ट एशिया के, इंडोनेशिया के, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड, उसी सेम पीरियड में दूसरी जगहों पर क्या कुछ हो रहा होगा। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम जावा की बात करें, इंडोनेशिया में बढ़ता है जावा, तो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जावा में हुआ। जावा इज नाउ फेमस, जो जावा है वो काफ़ी फेमस है, इज ए राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया में। बट वंस अपॉन ए टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। एक समय में जावा में पूरे जंगलों से भरा हुआ था। एंड द कॉलोनियल, अगर हम पावर्स की बात करें इन इंडोनेशिया में, वेयर द डच, वो क्या थे, डच थे। एज वी विल सी देयर वेर मैनी सिमिलैरिटी इन द लॉ, और ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटी, समानता हम देख सकते हैं जो फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे ताकि कंट्रोल इंडोनेशिया में फॉरेस्ट पर कंट्रोल किया जा सके। अगर हम जावा की बात करें, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे, दे वांटेड टिम्बर, वो जावा से टिम्बर चाहते थे जिससे कि वो शिप बिल्ड कर सकें, जहाज बना सकें। 1600 में द पॉपुलेशन ऑफ जावा की जो थी एस्टिमेट 3.4 मिलियंस थे। देयर वेर मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेस, और कई सारे गांव वाले थे, विलेजेस, कई सारे गांव थे जो उपजाऊ मैदानों में रहते थे। बट देयर वेर मैनी कम्युनिटीज़, लेकिन ऐसे बहुत सारे समुदाय भी थे जो पहाड़ों में एंड प्रैक्टिसिंग रहते थे और शिफ्टिंग कल्टिवेशन किया करते थे। तो जो वुड कटर्स थे, जावा के लकड़ी काटने वाले, कलिंग ऑफ जावा, जो जावा के कलिंग थे, एक ऐसी कम्युनिटी थी जो लकड़ी काटने में काफ़ी स्किल्ड थी एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी किया करती थी। दे वेर सो वैल्यूएबल, वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल थे दैट कि इन 1755 में व्हेन द माताराम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट, जब जो मताराम किंगडम थे जावा स्प्लिट के, 6000 जो कलंग फैमिली थे वेर इक्वली डिवाइडेड, उनको इक्वली डिवाइड किया गया 2 किंगडम्स में। विदाउट दियर एक्सपर्टाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक, और ये काफ़ी कठिन हो गया उनके लिए कि वो टीक के जो वैल्यूएबल ट्रीज थे उनको काट पाते, एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर प्लेस, जिससे कि राजा अपना महल बनाता। क्योंकि बिना इनके एक्सपर्टाइज के, क्योंकि ये इतने ज़्यादा निपुण थे कि बिना इनकी मदद से एक ठीक जो हार्वेस्ट ट्री थे जिससे राजा अपना महल बनाता था, उनको काटना बहुत मुश्किल था क्योंकि इनको पास स्किल था उनको काटने का। व्हेन द डच बिगेन टू गेन कंट्रोल, जब डच लोगों ने इनके एरियाज पर कंट्रोल कर दिया, नियंत्रण कर दिया फॉरेस्ट में 18th सेंचुरी में, दे ट्राई टू मेक द कलंग्स, उसने क्या किया, दे ट्राई टू मेक द कलंग वर्क अंडर देम, कलंग लोगों को अपने अंदर अधीन ले लिया। इन 1770 में जो कलंग थे रेसिस्टेड बाय अटैकिंग ए डच, उन्होंने विद्रोह किया डच के किले पर हमला करके एज जोना में। एन अपराइजिंग जो था उसको, लेकिन जो वो रिवॉल्ट कर रहे थे उसको सप्रेस्ड किया गया जल्दी। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इन द 19th सेंचुरी में व्हेन इट बिकेम, 19th सेंचुरी में जब हमने देखा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया टू कंट्रोल टेरिटरी को कंट्रोल करना, एंड नॉट जस्ट पीपल। द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा, डच लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट लॉ लगा दिए जावा में, रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स, और विलेजर्स को जंगल में पहुंचने से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पज, अब पेड़ों को केवल एक स्पेशल पर्पज के लिए काटा जाता था, लाइक मेकिंग रिवर बोट और कंस्ट्रक्टिंग हाउस, जैसे कि नाव बनाना और घर बनाने के लिए। एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन। विलेजर्स वेर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल, जो गांव वाले थे उनको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था अगर वो अपने जानवरों को चराते थे इन यंगस्टन। एंड ट्रांसपोर्टिंग वुड को विदाउट परमिट, बिना परमिट के जंगल को, जो पेड़ों को ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी। एंड ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड वेर हॉर्स कैटल, और बिना परमिट के हम जंगलों में यात्रा नहीं घूम सकते थे।
फॉरेस्ट के रोड पर बिना परमिट के, और हॉर्स कार्ट, और ना घोड़ा गाड़ी और ना कैटल चला सकते थे। एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू, इंडिया में जो नीड थी मैनेज फॉरेस्ट जो मैनेज किया गया शिप बिल्डिंग के लिए और रेलवेज के लिए, लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज। 1882 में 2,08,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए केवल अकेले जावा से ही। हाउएवर ऑल द रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, हालांकि जो सभी रिक्वायर्ड लेबर थे टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स, वो क्या करते थे, लॉग जो होते थे लकड़ी के उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था और जिनसे फिर स्लीपर्स, जो रेलवे के स्लीपर्स बनते थे रेलवे ट्रैक में। द डच फर्स्ट इम्पोज, तो डची जो लोग थे उन्होंने पहले क्या किया, रेंट को इम्पोज कर दिया, लागू कर दिया उन पर। लैंड बिंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो वहाँ पर कल्टिवेटेड किया जाता था। एंड दैट एग्जम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दीज रेंट्स, और उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया वहाँ से। इफ दे वर्कड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर्स एंड बफेलो फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, अगर वो कलेक्टिवली कुछ प्रोवाइड करते थे फ्री लेबर्स के लिए एंड बफेलो फॉर कटिंग, काटने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिम्बर को बफेलो भैंस का सहारा लिया जाता था और फ्री लेबर सेवा उन्हें देनी पड़ती थी। दिस इज नोन एज द ब्लेंडो डाइनेस्टन सिस्टम बोला जाता है इसको, ब्लेंडोजिस डाइनेस्टन सिस्टम। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेप्शन, लैंड जो रेंट था उसको एग्जेप्शन पढ़ाने के बदले फॉरेस्ट विलेजर वर गिवन स्मॉल वेजिस, जो स्मॉल वेजिस दिया जाता था गांव वालों को। बट दियर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन जो उनके राइट्स थे जिसमें वो फॉरेस्ट को कल्टिवेट करते थे उसको क्या किया गया, रिस्ट्रिक्टेड किया गया। तो किस तरह के जो सैमिन चैलेंजेस थे अराउंड 1890 के टाइम पे, जो सोरोन टीको सैमिस था सेंडर्ड ऑफ टर्नंग विलेज का, ए टीक फॉरेस्ट विलेज बिगेन क्वेश्चनिंग, जहाँ पर टीक फॉरेस्ट थे जो विलेज थे क्वेश्चनिंग करने लग गए कि उनकी जो ओनरशिप थी जंगलों पर, उनके जो हक थे मालिकाना। ये आर्ग्यू, उसने क्या किया, आर्ग्यू किया कि स्टेट हैज़ नो क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ, कि राज्य ने हवा पानी मिट्टी और लकड़ियों को नहीं बनाया है। इट कुड नॉट ओन इट, सो वो इसको ओन नहीं कर सकते हैं। सोन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट, और जल्दी क्या हुआ, एक बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अमंग दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज इट वाज सेमिन्स सन इन लॉ, सेमिन्स का एक सन इन लॉ भी था, दामाद, जिसने ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, मदद की सेमिन्स की। 1907 में 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज, लगभग 3,000 फैमिलीज वो क्या कर रहे थे, आइडियाज़ को फॉलो कर रहे थे। सम ऑफ द सेमिनिस्ट प्रोटेस्ट बाय लाइंग डाउन, इनमें से कुछ जो सेमिनिस्ट थे जिसने प्रोटेस्ट किया बाय लेइंग डाउन ऑन दियर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट, और जब डच सर्वे करने के लिए आए, वेल अदर रिफ्यूज टू पे टैक्स, कईयों ने टैक्स देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और परफॉर्म लेबर, और लेबर के रूप पे काम करने लगे। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा फॉरेस्ट पर। तो किस तरह से जंगल इफेक्ट हुए होंगे इस लड़ाई से। इंडिया में जो वर्किंग प्लान्स थे वेर एबंडन एट दिस टाइम, जो योजनाएं थी उसको एबंडन छोड़ दिया गया। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश की ज़रूरतों को पूरा करती थी इस युद्ध के टाइम पर, इसीलिए वो पेड़ों को तेज़ी से रोज़ काट दिया गया, जो ब्रिटिश युद्ध में उनकी ज़रूरतों को पूरा करती थी। इन द जावा में भी जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, जापान ने क्या किया था, उस रीजन को ऑक्यूपाइड कर लिया था, जापान ऑक्यूपाइड द रीजन। एंड डच
और डच लोगों ने क्या किया, फॉलोड द स्कॉच अर्थ पॉलिसी, डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स एंड जो सॉ मिल्स थी उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ द जाइंट टीक लॉग्स, टीक के जो गट्ठर थे उन पर आग लगा दी, सो दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज आइलैंड, जिससे कि वो जापानीज अपने वहाँ पर जापान के हाथों में न पहुँचे वो चीज़ें। जापानीज एंड एक्सप्लोइट, और इसके बाद जो जापानीज थे उन्होंने क्या किया, एक्सप्लोइट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का एक्सप्लोइट किया रेकलेसली फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्री, अपने युद्ध उद्योग के लिए, फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजेस, और उनको मजबूर किया कि वो जंगलों को काट दें। मैनी विलेजेस यूज दिस अपॉर्चुनिटी, कई सारे गांव वालों ने, विलेजर्स ने इसको एक अवसर के रूप में देखा, एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया इन द फॉरेस्ट। आफ्टर द वॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट, इस लड़ाई के बाद, इस युद्ध के बाद ये बहुत कठिन था, डिफिकल्ट फॉर इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, कि वो क्या करते, टू गेट देयर लैंड बैक, कि वो ज़मीन को वापस ले पाते। एज इन इंडिया में पीपल्स नीड्स फॉर एग्रीकल्चर, अगर हम लोगों की आवश्यकता की बात करें, जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए उनको ज़रूरत थी, ब्रॉड डैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच गए एंड विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, एंड डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूडेड पीपल फ्रॉम हिम, और इस तरीके से जो उनके ज़मीन पर कंट्रोल थे उनको पीपल्स को उससे एक्सक्लूड यानी कि बाहर कर दिया गया, उनका कोई नियंत्रण नहीं था जंगल में या जंगल से रिलेटेड प्रोडक्ट में, ना वो हंटिंग कर सकते थे, ना फॉरेस्ट की रोडों में वो जानवरों के साथ घूम सकते थे बिना अथॉरिटी के। न्यू डेवलपमेंट आई इन फॉरेस्ट्री, कि फॉरेस्ट्री में किस तरह से नया विकास हुआ। अगर हम बात करें सिंस द 1980s में, द गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका में हैव बिगन टू, इधर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने पॉलिसी एक अपनाई फॉर कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटी, जिसमें जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थे अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगलों से उन्हें दूर रखा जाता था, इस समुदाय को, हैज रिजल्टेड इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट, और इसके परिणाम में जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट था, जो जंगलों का कंजर्वेशन था, रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर कलेक्ट करने के मुकाबले वो क्या करते थे, जो रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट थे, नियंत्रित वाले फॉरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनमें कई रीजन में, एक इम्पॉर्टेंट गोल बन गया था, कई सारे जंगल को रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल हो गया था उनका, कलेक्टिंग टिम्बर कलेक्ट करने के मुकाबले में वो फॉरेस्ट को रिजर्व कर रहे थे। द गवर्नमेंट एक रिकोगनाइज, और इसी तरह से जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, रिकोगनाइज किया, देन इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल, कि उनमें वो अपने लक्ष्य को पा सकें, द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट, वो लोग जो जंगलों के नज़दीक रहते थे, मस्ट बी इन्वॉल्व इन मैनी केसेस में अक्रॉस इंडिया में, फ्रॉम मिजोरम टू केरला, मिजोरम से केरला तक जो डेंस फॉरेस्ट थे, हैव सर्वाइव, उन्होंने सर्वाइव किया, ओनली बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्ट देम, क्योंकि जो गांव वाले थे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, इन द सेक्रेड ग्रुप्स नोन एज सरनाज एंड देवरकुड़ा, कान रई एक्सेट्रा। सम विलेजेज हैव बीन पेट्रोलिंग कहते हैं गश्त लगाना, अपने ही जंगलों की गश्त लगाते थे कुछ गांव वाले, और ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन द टर्न्स इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड, जो लोकल फॉरेस्ट थे, कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस तरीके से हमने ये देखा कई तरह के जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो पर्यावरणविद थे, या जो कम्युनिटी समुदाय थे, आर थिंकिंग, वो क्या कर रही है, इस तरह के फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें क्या करते हैं, वैल्यूबल ट्रीज को रिजर्व करके रखा जाता है, उनको एक साइंटिफिक फॉरेस्ट के द्वारा एक ही प्रकार के पेड़ों को लगाया जाता है, और ज़्यादा जो रेकलेसली जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको कम किया जाता है।
तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए, जो इन्वायरमेंट ऑफ पॉल्यूटेड होगा उसके लिए जो बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो काम करते हैं। जैसे हंटिंग अलाउड नहीं है, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इन जो विलेजेस हैं उनको जाके एक रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। नहीं तो अदरवाइज गांव वाले क्या करते थे, पूरे जंगल के जंगल साफ कर देते। या कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि जंगलों में आग तक लगा दी जाती थी इनके द्वारा। तो जंगलों में आग लगाने से जो वैल्यूबल ट्रीज है, कॉमर्शियल ट्रीज है, टीक है, ओक है, साल है, तो ये वैल्यूबल पाइन है, तो वैल्यूबल जो ट्रीज है कभी कभी उनमें भी आग लग जाती थी। और जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं बेसिकली हम देखते हैं कि उनके लिए भी खतरा है। इट्स ऑल्सो डेंजर फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, जो जानवर होते हैं जंगलों में रहते हैं जो। तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कहीं ना कहीं ठीक भी था। तो हमने देखा कि जिसमें राजा लोग थे किस तरीके से वो खतरनाक जो जानवर की हंटिंग किया करते थे। वो सोचते थे कि मनुष्यों के लिए इस तरह के जो खतरनाक जानवर वो ठीक नहीं है। वो तेज़ी से टाइगर्स को, लेपर्ड को या अदर तरह के जानवरों को शिकार किया करते थे। धीरे 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 रियलाइज हुआ कि जो जानवरों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो उन्होंने फिर क्या कहते हैं, आपको पता होगा कि ब्रिटिश ब्रिटिश यहाँ पर आया, उसने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर देहरादून में बनाया। और किस तरह से उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जो जंगल थे उनको 3 भागों में बांट दिया। एक तो रिजर्व्ड थे, एक तो विलेजेस जो फॉरेस्ट थे, और फॉरेस्ट्रीज जो थे। रिजर्व्ड फॉरेस्ट से तो क्या थे, वो जंगलों से लकड़ियाँ नहीं ले सकते थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।